हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th के केमिस्ट्री में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका पहला टॉपिक मैं शुरू करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। आइए पहले समझते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है। तो अगर कोई एलिमेंट x है, दूसरे एलिमेंट y से रिएक्शन करता है और एक XY कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो ये एलिमेंट आपस में रिएक्शन किस बेसिस पे करते हैं, यानी कि कितना रेशियो आपस में रिएक्शन करके XY बनाएगा, या कितना मास दोनों का आपस में रिएक्शन करके XY बनाएगा, या कितने परसेंट में x कितने परसेंट y से रिएक्शन करेगा। तो ये सारी बातें हम इस लॉ के अंतर्गत सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। इस लॉ को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है: लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गेलू-सेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स और एवोगैड्रोस लॉ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को प्रपोज किसने किया था? एंटोनी लेवेजियर। सभी इनका नाम सुने होंगे, फादर ऑफ केमिस्ट्री इन्हीं को कहा जाता है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि अगर कोई केमिकल या फिजिकल चेंजेस हम करते हैं तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का वेट होगा उससे ऑब्टेन प्रोडक्ट का वेट भी वही होगा। यानी आपस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वेट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आइए समझते हैं एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ऑब्टेंड होती है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट हम निकालते हैं 100 ग्राम आता है। कैसे निकाला जाता है आपको पता है? कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इस तरीके से हम इसका मोलर मास 100 ग्राम निकालते हैं। अगर इसे स्प्लिट करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो होते हैं इसका भी आपस में हम मोलर मास निकालते हैं। 56 कैल्शियम ऑक्साइड का मास और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 आता है, और दोनों को सम करेंगे तो 100 ग्राम आता है। यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ऐसे एक फिजिकल रिएक्शन देखते हैं, फिजिकल चेंजेस देखते हैं। आइस है, इसे एक क्लोज्ड वेसल में रख लीजिए, इसे हीट करिए तो आप देखेंगे आइस मेल्ट हो जाएगा उसी वेसल में। अब दोनों वेसल का अगर यहाँ पे वेट किया जाए और वाटर आने पे वेट किया जाए तो दोनों का वेट क्या आता है? इक्वल आता है। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये लाइन में भी हम बोल सकते हैं मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। आइए लेटेस्ट टाइम में इस लॉ को हम किस नज़र से देखते हैं। तो देखिए, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसमें प्रोडक्ट का जो मास होता है हमेशा रिएक्टेंट के मास से क्या होता है? लेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया बाद में, E=Δ mc²। इस इक्वेशन से पता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वहाँ पे क्या होता है? जो प्रोडक्ट बनता है उसका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका रहता है। इस कारण उसका क्या होता है? मास हमेशा रिएक्टेंट से कम आता है। तो लेटेस्ट टाइम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 4.90 ग्राम ऑफ potassium chlorate when heated produced 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड वेट 2.96 ग्राम। आपको ये शो करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन हो रहा है। तो आइए देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट के फॉर्म में कौन है? पोटेशियम क्लोरेट, जिसका वेट यहाँ पे 4.90 ग्राम दिया हुआ है। और जब इसे हम हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड, यानी ये प्रोडक्ट हो गए। इसका टोटल मास निकालते हैं तो टोटल मास कितना हो गया? 4.88। अब यहाँ पे देखिए, अगर दोनों का मास इक्वल आता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस देखिए आपके IQ लेवल पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसे क्या समझेंगे। देखिए यहाँ पे 0.02 ग्राम डिफरेंस आ रहा है। ये आप देखिए अगर ध्यान से तो बहुत कम है, बहुत कम है। यानी इसे हम क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी इसे निगलेक्ट करके हम ये बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये लॉ ऑफ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास पर फॉलो करता है। तो आइए अब हम दूसरे लॉ पर ले चलते हैं आपको, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए इस लॉ को एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इस लॉ को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है J.L. प्राउस्ट। 1799 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ कहता है केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। यानी अगर कोई भी कंपाउंड है वो डिफरेंट एलिमेंट से फॉर्म होता है और उस कंपाउंड को आप डिफरेंट
डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन करें तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए टैप वाटर आपने ले लिया, किसी ने वेल वाटर ले लिया, किसी तीसरे ने पॉन्ड वाटर ले लिया, किसी चौथे ने वाटरफॉल वाटर ले लिया और सी वाटर पाँचवें ने ले लिया। अगर इस पाँचों के वाटर का हम स्टडी करते हैं तो सारे वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वह सिंपलेस्ट रेशियो 1:8 ही होता है, जो इस लॉ को प्रूफ करता है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कीजिए, वहाँ भी आपको CO2 मिलेगा। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कंबशन कीजिए, वहाँ भी CO2 बनेगा। आपके बॉडी में जो रिस्पिरेशन होता है उसमें भी CO2 प्रोड्यूस होता है। अगर सारे CO2 को हम डिस्कस करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो सिंपलेस्ट होता है वो 3:8 ही होता है, चाहे उसके सोर्स अलग अलग होते हैं। तो ये लॉ बहुत ईजी है। आइए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स? क्या सारे कंपाउंड्स पे ये लॉ अप्लाई होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई है। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स आप सभी को पढ़ाया गया होगा, जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफर होते हैं। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का हम डिस्कस करते हैं तो लेटेस्ट टाइम में इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है ये कौन सा है? क्या वो C12 है या C14 है? अगर C12 एक कार्बन डाइऑक्साइड में है, C14 दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड में, तो आपको पता है कि ये दोनों का रेशियो अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं। अगर 12 कार्बन वाला है तो 12 कार्बन वाला होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो 3:8 होगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 14 होगा तो यहाँ पे रेशियो 3:8 ना होकर के 7:16 होगा। यानी कि ये हो गया एक ड्रॉबैक कि आइसोटोप्स की डिस्कवरी होने के बाद ये लॉ इस समय बिहेवियर नॉलेज में नहीं है। तो आइए इसके बाद के टॉपिक को हम उठाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने मैं लाया हूँ। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में 0.243 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और 0.4030 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं 0.182 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। अब आइए प्रूफ करते हैं कि दोनों में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग अलग मेथड से, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हमने निकाले हैं अलग अलग अमाउंट में, क्या ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को फॉलो करते हैं? तो आइए देखते हैं। देखिए, पहले एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम क्या था? 0.243 ग्राम था और जो ऑब्टेन मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना था? 0.403 ग्राम था। तो आइए ऑक्सीजन का वेट निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का वेट क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड के वेट में से आप मैग्नीशियम को माइनस कर दीजिए, ऑक्सीजन का वेट आपको यहाँ पे 0.160 ग्राम मिल जाता है। ऐसे ही अब इस मैग्नीशियम और इसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन का हम रेशियो निकालते हैं तो दोनों का मास आपको पता है, तो रेशियो आपने यहाँ पे 3:2 ऑब्टेन किया है। ऐसे ही दूसरे एक्सपेरिमेंट में करते हैं। मैग्नीशियम इतना ग्राम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी वेट आपको पता है, तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का वेट निकालने के लिए आपको इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के वेट से इस मैग्नीशियम के वेट को क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में प्रेजेंट ऑक्सीजन का वेट। अब आइए, जैसे पहले मेथड में आपने MgO रेशियो निकाला है, ऐसे ही दूसरे में भी निकालते हैं। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? रेशियो निकालते हैं। तो ये कितना आता है? 3.2, यानी कि दोनों में क्या है? रेशियो सेम है। यानी कि ये किस लॉ को फॉलो करता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। अब आगे के जो लॉज हैं मैं आपको सेकंड वीडियो में दूंगा। ओके।